हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं शालिनी, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर, आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट। चैप्टर नंबर 1 जनन में अब तक हमने 9 क्वेश्चंस का डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने वो 9 क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाइए और पहले उन 9 क्वेश्चन को देखिए और उसके बाद फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम 10वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इम्पॉर्टेंट है। आप सभी की मांग थी कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कराइए, इसलिए मैं लेकर के आई हूँ। चलिए फिर देखते हैं 10वें क्वेश्चन की साइड। चलिए क्या बता रहा है 10वां क्वेश्चन। व्याख्या करके बताए कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित अंतर्बद्ध होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक जनन आपस में किस प्रकार से संबंध रखते हैं, तो ये सबको आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की, तो अर्धसूत्री विभाजन में जब हम देखते हैं, इसको पहले समझ लो, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी द्विगुणित सेल होगी, अगर जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये कैसी हो जाएगी, अगुणित संरचना बन जाती है ना। तो यहां पर क्या हो जाती है, द्विगुणित संरचना से अगुणित संरचना बन जाएगी अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात, अगुणित संरचना। यानी कि क्या हो रहा है, अगर यहां पर गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो यहाँ पर इसकी जो डॉटर सेल होगी, इसकी जो संतति होगी, इसमें जो संख्या होगी गुणसूत्रों की वो कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। 23 इस सेल में होगी, 23 इस सेल में होगी, या इसके बाद जो सेल्स होंगी इनमें भी क्या होगी, 23 होगी। ये होता है अर्धसूत्री विभाजन में। अब युग्मक जनन की बात हम करते हैं, युग्मक जनन की बात करते हैं। तो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था निषेचन पूर्व अवस्था। निषेचन पूर्व अवस्था में हमने पढ़ा था युग्मक जनक। युग्मक जनक यानी कि युग्मकों का निर्माण। क्या होते हैं युग्मक, सबको पता है कि नर युग्मक हैप्लॉइड होता है ना, और मादा युग्मक भी हैप्लॉइड होती है। नर युग्मक की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, मादा युग्मक है। सबको क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पर हम युग्मक जनन में इन्हीं जो ये हैप्लॉइड यानी कि अगुणित संरचना है, ये किस प्रकार से बनी है, इसी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो अगर हम बात करेंगे नर में, नर की जो कोशिकाएं होंगी उनमें समसूत्री विभाजन होगा, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। अगर हम किसकी बात करते हैं, नर की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने पादप वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब क्या होगा, नर में उपस्थित जो नर संरचना थी उसमें उपस्थित जो लघु बीजाणुधानी है ना, लघु बीजाणुधानी की पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो वहां पर जो कोशिका थी वो कैसी थी, कोशिका जो थी वो कैसी रहेगी, द्विगुणित रहेगी। अगर हम मादा की भी बात करेंगे तो मादा की भी कैसी कोशिका रहती है, द्विगुणित कोशिका रहती है। लेकिन जैसे ही इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो यहाँ पर नर युग्मक की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है, 4 नर युग्मक बन जाएंगे या लघु बीजाणु बनते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो संरचना बनती है वो अगुणित बनती है। मादा के केस में भी सेम होता है ना। तो गैमेट जो बनेंगे यानी जो युग्मक बनेंगे, युग्मक जनन हमने किसके कहा है, नर और मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया को। तो वो किस प्रकार से बने हैं, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बने हैं। तो अब समझ में आ रहा होगा आपको कि युग्मक जनन में जो अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात संरचना बनती है युग्मकों की, वो कैसी होती है, आधी होती है ना। अर्धसूत्री के बाद बनेगी और कैसी बनती है, अगुणित बनती है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से संबंधित दिख रही है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में भी तो सेम हो रहा है, अगुणित ही तो संरचना बन रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इन दोनों में क्या है, ये संबंध है। क्लियर सबको इतनी बातें ना।
तो चलिए, तो यहाँ पर अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में दो युग्मकों का संयुग्मन या निषेचन युग्मनज बनाएगा, यानी कि हैप्लॉइड यानी अगुणित नर और अगुणित मादा मिलकर के डिप्लॉइड संरचना बनाती है। क्लियर है इतनी बात? जो द्विगुणित प्रकृति का होता है यह गुणसूत्रों के दो सेट रखता है। इसने क्या करा है, नर के गुणसूत्र का आधा सेट और यहाँ पर मादा के गुणसूत्र का आधा सेट मिलाकर के द्विगुणित संरचना बनी है। युग्मक हमेशा अगुणित होता है। आप देख रहे हो कि जो ऊपर के युग्मक है ये कैसे है, अगुणित है ना, अगुणित है, यानी कि गुणसूत्रों का एकल सेट रखते हैं। इसमें अगर 23 गुणसूत्र है तो इसमें भी कितने, 23 गुणसूत्र है। इसलिए हम युग्मक जनन या युग्मक निर्माण के अंतर्गत गुणसूत्र संख्या के दो सेट में से, ठीक है, दो सेट में से एक सेट में घट जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, एक सेट में घट गया है। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हुआ है, वो मैंने आपको अभी आगे समझा दिया है। इसलिए युग्मक जनन युग्मक निर्माण अर्धसूत्री विभाजन या गुणसूत्र संख्या के अपचयन से जुड़ा होता है। क्लियर, समझ में आ गई? युग्मक जनन में और अर्धसूत्री विभाजन में दोनों में ही गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, यानी कि युग्मक जनन अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ही होता है, जहां पर द्विगुणित संरचना अगुणित संरचना में बदल जाती है। तो इस प्रकार से इनमें आपसी संबंध हो गया। क्लियर, इजी था। चलो आगे चले। आगे है 11वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है 2 नंबर या 3 नंबर के लिए, तो इसलिए याद रखना है। क्या है, प्रत्येक पुष्प पादप के भाग को पहचानते तथा लिखे कि वह अगुणित है या द्विगुणित। अब आपको अगुणित और द्विगुणित के बारे में बताना है। मैंने आपको बताई थी ना, कोशिकाएं बताई थी, कौन सी कोशिकाएं द्विगुणित होती है, कौन सी कोशिकाएं अगुणित होती है, लेकिन यहाँ पर आपको और अच्छे से समझाऊंगी। अगर बात करते, पहले तो हम पुष्प की अगर संरचना बनाते हैं इस प्रकार से, है ना, ये क्या हो जाएगा, इसका बाह्य दल हो जाएगा। क्लियर, ये इसके दल हो जाएंगे, ये दल हो गए। क्लियर, ये इसमें कौन सी संरचना है, ये इसका पुंकेश्वर हो जाएगा, पुंकेश्वर बना दो जी, ठीक है, और ये इसकी क्या हो जाएगी, स्त्रीकेसर हो जाएगी। क्लियर इतनी बात? पुंकेश्वर में क्या क्या दिखेगा हमें अभी, जो पुंकेश्वर होता है 2 भागों से मिलकर बना होता है, कौन कौन सा, पराग कोश, और ये किससे बना है, तंतु से मिलकर बना है। क्लियर, ये क्या है, इसका बाह्य दल है, बाह्य दल है। ये कौन सी संरचना इसकी, दल है। इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, स्त्रीकेसर यानी कि जायांग है ना। और इसकी अगर संरचना देखते हैं तो सबसे ऊपर वाला भाग होता है आपका वर्तिकाग्र, ठीक है, वर्तिकाग्र, ये होगा आपका वर्तिका, और ये सबसे नीचे कौन सा भाग होता है, अंडाशय का। क्लियर इतनी बात? इस प्रकार से देखो, अब मैंने हमेशा बताया कि जो भी प्लांट बॉडी होती है वो हमेशा द्विगुणित होती है। क्लियर, ठीक, ये जो जितनी भी संरचना अभी तक आपने देख ली है सबकी सब संरचना द्विगुणित है। इजी वे में समझा दिया मैंने। तो यहाँ पर बाह्य दल को बात करेंगे तो द्विगुणित, शाखा की बात करेंगे द्विगुणित, वर्तिका की बात करेंगे द्विगुणित, अंड मैंने नहीं बताया तो छोड़ दो, परागकण मैंने बताया नहीं बताया, छोड़ो, नर युग्मक बताया मैंने नहीं बताया, छोड़ो, ठीक है, दल बताया मैंने तो द्विगुणित। क्लियर, अंडाशय बताया मैंने, बताया तो वो भी द्विगुणित। क्लियर, अंडक बताया नहीं बताया, युग्मनज बताया अभी नहीं बताया। तो यहाँ पर जितनी भी ये संरचना दिख रही है ये सभी द्विगुणित है। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे अंडा की बात करते, तो अंडा कहाँ स्थित होगा, मादा की यहाँ होगा ना, अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है। वो कैसी संरचना होती है, अगुणित संरचना होती है। युग्मक जनन के पश्चात बनते हैं ना, जब यहाँ पर आपकी जो कौन सी होती है कोशिका, जब यहाँ पर आपकी बीजाणुकाय के अंदर उपस्थित कोशिकाएं होंगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा उसके पश्चात अगुणित संरचना अंड कोशिका बन जाती है।
ये बात क्लियर। परागकण की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पराग कोश में पराग मात्र कोशिका होती है। जैसे ही उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो वहां पर क्या होता है, आपका लघु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणु से आगे चल करके पराग कण बनते हैं और पराग कण कैसे होंगे, अगुणित होते हैं, क्योंकि लघु बीजाणु भी तो अगुणित होंगे और लघु बीजाणु में समसूत्री विभाजन होगा तो पराग कण बनेगा। तो ये कैसी संरचना है, अगुणित संरचना। क्लियर इतनी बात, ठीक। चलिए अब देखो निषेचन की क्रिया हो गई, तो यहाँ पर देखो अंडा कैसी संरचना हो गई, अगुणित संरचना। परागकण कैसी संरचना हो गई, अगुणित संरचना, है ना। अब अगर किसकी बात करेंगे हम, नर युग्मक की बात करेंगे तो ये भी क्या होगी, अगुणित संरचना, क्योंकि जैसे परागकण किस में चेंज होगा, नर युग्मक में चेंज हो जाता है, तो ये भी कैसी हो जाएगी, अगुणित संरचना। नर युग्मक कैसी संरचना, अगुणित संरचना। अब क्या बच गया है, अब आपका युग्मनज बन गया है। युग्मनज किसे कहते हैं, जब आपका जो नर युग्मक होगा अगुणित संरचना यानी कि नर युग्मक है ना, अगुणित संरचना है, और मादा युग्मक क्या है, अंड कोशिका है, यानी कि अंड कोशिका होगी जो कि क्या है, मादा युग्मक है। ये कैसा होता है, अगुणित होता है। जब ये निषेचित होते हैं तो ये क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे, और इसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट, यानी कि युग्मनज कहते हैं हम इसको, युग्मनज, युग्मनज कहते हैं। तो यहाँ पर युग्मनज कैसी संरचना निकल कर आया है, द्विगुणित, तो ये कैसी संरचना हो जाएगी, द्विगुणित संरचना हो जाएगी। क्लियर सबको, ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बस आंसर देखो, ये क्या है यहाँ पर, द्विगुणित संरचना। बाह्यदल शाखा द्विगुणित होती है, वर्तिका द्विगुणित होती है, अंडा अगुणित होगा, ठीक है। पराग कण की बात करेंगे वो भी क्या है, अगुणित है, ठीक है। नर युग्मक अगुणित है, दल द्विगुणित है, अच्छा अंडाशय द्विगुणित है, अंडक क्या होगा, अंडाशय का पार्ट यानी कि द्विगुणित होगा। उसके बाद युग्मनज जो होगा वो भी क्या है, द्विगुणित है। क्लियर इतनी बात। तो इस प्रकार से आप करोगे। प्लांट पूरी बॉडी क्या होती है, द्विगुणित होती है, लेकिन उसके अंदर जो युग्मक बनते हैं वो अगुणित बनते हैं, और फिर युग्मकों से जो युग्मनज बनेगा वो द्विगुणित बनेगा। आगे जो भ्रूण भी देखोगे वो भी द्विगुणित ही होता है। चलो आगे, अब आता है 12वां क्वेश्चन, बाह्य निषेचन की व्याख्या करें और इसकी हानि बताइए। तो बाह्य निषेचन मैंने क्या बताया था, जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन शरीर के बाहर होता है तो हम उसको कहते हैं बाह्य निषेचन। अब ये बाह्य निषेचन में क्या क्या हानि होगी, अगर आप जीव जंतुओं में देख रहे हो, मनुष्य में देख रहे हो, तो मनुष्य की क्या होगा, उनमें आंतरिक निषेचन पाया जाता है। तो बेबी जो होगा वो अंदर ही बनेगा, है ना, अच्छे से उसे पोषण प्राप्त हो रहा है, अच्छे से क्या होगा, उसको O2 CO2 प्राप्त हो रही है, संरक्षित भी रह रहा है। लेकिन बाह्य निषेचन में हानियां होती है, जैसे कि अगर मेंढक के अंडों की बात करेंगे तो वो किसी और शिकारियों के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। बाह्य निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता होगी, है ना, जल भी तो चाहिए वहां पर, तभी तो वो निषेचित होंगे। मेंढक में हम बाह्य निषेचन देखते हैं जब, तो यहाँ पर क्या होगा, बाह्य निषेचन क्या होगा, जब निषेचन की क्रिया शरीर के बाहर होती है तो हम उसको बाह्य निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो बाह्य निषेचन जीवधारियों के शरीर के बाहर मिलने यानी कि युग्मकों का संयोजन बाहर होता है जब, तो हम उसको मेंढक में देखते हैं। हानियां, इसके लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होगी, जल की। अगर जल नहीं होगा तो फिर कैसे निषेचन होगा, है ना। तो ये सारी बातें आ जाएंगी। युग्मकों को पास में समकालिक मुक्ति के लिए एक अवसर कारक प्रयुक्त होता है, वह जल के विलुप्त की अनुपस्थिति होती है। संतति को ये बता दिए कि संतति को किसी भी प्रकार यहाँ पर ज्यादा की ज्यादा संतति को खतरा रहता है शिकारियों से, कोई भी आकर के मार सकता है आसानी से। क्लियर, चलिए। और आंतरिक निषेचन में क्या होगा, मादा के शरीर के अंदर बन रहा है, जो भी भ्रूण बनेगा, जो भी बेबी बनेगा, तो वो संरक्षित रहेगा अपनी मादा के द्वारा। आगे 13वां क्वेश्चन है, जू स्पोर यानी कि अलैंगिक चल बीजाणु और युग्मनज के बीच में विभेद कीजिए। चल बीजाणु मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, है ना। चल बीजाणु चलने से याद रखो, अर्थात इनमें ऐसी संरचना पाई जाती है जिस कारण ये चल सकते हैं, चल बीजाणु। लेकिन अगर हम युग्मनज की बात करते हैं तो ये अचल होते हैं, ये चल नहीं सकते, ठीक है। इनको चलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्लियर, चलिए
देखो तो फिर क्या अंतर लिखोगे आप? देखिए चल बीजाणु क्या होंगे? सबसे पहला अंतर तो क्या होगा, चल से समझ जाना, ये गमनशील होते हैं। युग्मनज की बात करेंगे तो ये आगमनशील एवं गमनशील हो भी सकते हैं। कुछ कुछ में क्या होते हैं, कुछ कुछ बहुत कम होंगे जो गमनशील होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, आगमनशील होते हैं। यह प्रकीर्णन में भाग लेते हैं। प्रकीर्णन यानी प्रकाश के फैलने को प्रकीर्णन कहते हैं। तो उस कण में जब आप देखते हो ना कलर वगैरह दिखते हैं, है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, ये चल बीजाणु जो होते हैं वो उस प्रकीर्णन में भाग लेते हैं, यानी कि वो छोटे छोटे कणों के रूप में भाग लेते हैं। लेकिन अगर हम युग्मनज की बात करेंगे तो वो किसी भी प्रकार के प्रकीर्णन में भाग नहीं लेते हैं। क्लियर? यह अलैंगिक प्रजनन में सहायक होते हैं। अलैंगिक प्रजनन यानी कि एक जीव के द्वारा जब संतति बनती है, इसमें कौन योगदान कर रहा है, चल बीजाणु करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी युग्मनज की बात करेंगे तो यह लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होता है। आपने देखा कि नर से क्या बनेगा, नर युग्मक बनेगा, है ना, और मादा से मादा युग्मक बनेगा, और आगे चल करके यही निषेचित होंगे और फिर आगे चल करके युग्मनज बनाएंगे। तो ये कौन सा जनन हो गया, लैंगिक जनन हो गया। क्लियर? ठीक है। अब अगर बात करते हैं चल बीजाणु की, तो ये तो अगुणित भी हो सकते हैं, द्विगुणित भी हो सकते हैं, है ना। अगर हम किसी भी संरचना की बात करें, अगर ये अगुणित है तो इसकी संतति भी वैसी हो जाएगी समसूत्री विभाजन के पश्चात अगुणित। द्विगुणित संरचना है, उसमें समसूत्री विभाजन होगा तो द्विगुणित संरचना बन रही होगी। क्लियर? लेकिन अगर युग्मनज की बात करेंगे तो याद रखोगे ये हमेशा द्विगुणित होते हैं। युग्मनज क्या बना रहा है, यहाँ पर जो युग्मनज बनेगा वो हमेशा कैसी संरचना रहेगी, द्विगुणित संरचना रहती है। क्लियर? तो ये वाली बातें ध्यान रखनी है। चलिए इसका अंतर भी हो गया, आगे चलते हैं। चौदहवां क्वेश्चन है युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच में क्या अंतर है। ठीक, तो कुछ अंतर नहीं है ज्यादा, आपको दिमाग क्या लगाओगे, युग्मक जनन यानी कि युग्मकों का निर्माण, भ्रूणोद्भव यानी कि भ्रूण का विकास हो रहा है। क्लियर? यानी कि भ्रूण निर्माण या भ्रूण का विकास हो रहा है। अब इसमें अंतर कैसे लिखोगे, तो ये इस प्रकार से, युग्मोद्भव यानी कि यह युग्मकों के निर्माण की क्रिया है। भ्रूणोद्भव यानी कि यह भ्रूण के विकास से नवीन व्यष्टि के उत्पन्न होने की क्रिया है। जैसे जैसे भ्रूण विकास करेगा तो एक नई जाति का निर्माण होगा या एक नई जीव का निर्माण होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव कहते हैं। किसी भ्रूण से एक नई जीव का निर्माण हो रहा है, भ्रूणोद्भव कहलाएगा। क्लियर? और लेकिन युग्मक में युग्मक का निर्माण हो रहा है, नर युग्मक मादा युग्मक। अब ये देखो युग्मक जनन जब होता है वो निषेचन से पहले होता है ना, निषेचन पूर्व अवस्था में होता है। लेकिन भ्रूणोद्भव कब होगा, जब निषेचन हो जाएगा उसके पश्चात युग्मनज से आगे चल करके भ्रूण बनता है। तो ये हमेशा निषेचन के पश्चात वाली क्रिया होगी। क्लियर? इसमें अगुणित युग्मक बनते हैं। युग्मक में क्या बनता है, नर युग्मक कैसा होता है, अगुणित संरचना होती है, मादा युग्मक की भी अगुणित संरचना होती है। ठीक है, लेकिन भ्रूणोद्भव क्या होगा, एक तो निषेचन के पश्चात होगा, यानी कि नर युग्मक बनेगा, मादा युग्मक जो बन गई है वो निषेचित होकर के युग्मनज बनाएगी, और इस युग्मनज में समसूत्री विभाजन होता है ना। इसके बाद समसूत्री विभाजन, इसके बाद किसी भी प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाएगा। तो युग्मनज से फिर क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। तो समसूत्री विभाजन के पश्चात ये कैसी संरचना रहेगी, द्विगुणित संरचना रहेगी। क्लियर? चलो, यह अलैंगिक अंगों में होता है। युग्मक जनन कैसे होगा, लैंगिक अंग की बात करते, लैंगिक अंग के अंदर ही होगा। जैसे पुष्पों की अगर हम बात करते तो पराग कोश के अंदर, मैंने बताए थे 2 लैंगिक अंग होते हैं पुष्प में, एक स्त्री केसर और एक पुंकेश्वर। तो यहाँ पर दोनों ही नर युग्मक या मादा युग्मक का निर्माण लैंगिक अंगों के अंदर ही हो रहा है। क्लियर? लेकिन अगर हम भ्रूणोद्भव की बात करते हैं, ये कहाँ होगी, हमेशा ही मादा के शरीर के भीतर ही होती है। भ्रूण का विकास कहाँ होगा, मादा के शरीर के अंदर। क्लियर? तो ये अंतर बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको। इसके बाद युग्मकोद्भिद की बात करते तो इस क्रिया से पूर्व अथवा दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। बताया मैंने कि यहाँ पर क्या होगा, इससे पूर्व भी विभाजन हुआ होगा जब द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ है ना, और अर्धसूत्री विभाजन होकर के युग्मनज बनाएगा और उसके बाद फिर समसूत्री विभाजन होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, क्रिया से पूर्व तो अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। क्लियर?
और बाद में समसूत्री विभाजन होगा। लेकिन अगर हम भ्रूणोद्भव की बात करते हैं तो इसमें हमेशा क्या होगा, यहाँ पर किसी भी प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, केवल क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। मैंने कहा ना, जब तक युग्मनज बन जाएगा, युग्मनज जैसी बना, अगुणित युग्मक जब संलयित हुए, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, समसूत्री विभाजन के पश्चात आगे युग्मनज से भ्रूण बन रहा है, तो इसके बाद जितनी भी क्रिया होगी इसमें किसी भी प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, समसूत्री विभाजन। इतनी बात क्लियर है सबको? चलो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, एक पुष्प में निषेचन पश्य परिवर्तन की व्याख्या करें। एक पुष्प में निषेचन के पश्चात किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं, वो तो बहुत इजी है ना, क्या होगा, युग्मनज बनेगा, भ्रूण बनेगा, बीज बनेगा, फल बन जाएगा, यही तो है ना, तो बस यही तो लिखना है। क्लियर? देखो, पुष्प में निषेचन के समय दो संरचनाएं बनती है, ये युग्मनज और अब देखो यहाँ पर देखो, जब आप पुष्प की बात कर रहे हो, आपको पुष्प की संरचना पता है, भ्रूण कोश की संरचना से बताती हूं मैं, ठीक है। भ्रूण कोश की संरचना, इसमें क्या होती है, ऊपर की साइड तीन प्रतिवेशांत कोशिका होती है, मध्य में ध्रुवीय कोशिका होती है, नीचे क्या होती है, साइड की दो कोशिकाओं को तो हम कहते हैं सहायक कोशिका, है ना, और मध्य की कोशिका को हम कहते हैं अंड कोशिका। और ये अंड कोशिका क्या है, मादा युग्मक है, सबको पता है क्या है, मादा युग्मक है ना। तो बस अब क्या है, निषेचन हुआ, नर युग्मक आएगा, होते हुए पराग नली से होते हुए बीजांड द्वार से अंदर जाएगा, तो वहां पर दो नर युग्मक आते हैं, सबको पता है, दो नर युग्मक आते हैं। एक नर युग्मक इस अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाएगा। एक नर युग्मक ने क्या करा, वो किससे संलयित हो गया, अंड कोशिका से, अंड कोशिका से संलयित हो गया, और उसके पश्चात उसने क्या बनाई, एक द्विगुणित संरचना बनाई, जिसे हमने कहा युग्मनज। क्लियर इतनी बात? एक नर युग्मक ये काम करा, दूसरा नर युग्मक भी तो आएगा अंदर, वो जाकर के सीधा कहां जाता है, ध्रुवीय कोशिका से संलयित होने, यानी कि हम द्वितीय केंद्रीय कोशिका से संलयित। तो जो दूसरा नर युग्मक होगा, ये दूसरा नर युग्मक कहां संलयित हुआ, ध्रुवीय कोशिका से, ठीक है। और ध्रुवीय कोशिका से जैसे ये संलयित होता है, ये करता है भ्रूण पोष का निर्माण। किसका निर्माण, भ्रूण पोष का निर्माण। क्लियर? तो यहां पर भ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है। एक ने क्या करा, युग्मनज का निर्माण, एक नर युग्मक ने भ्रूण पोष का निर्माण। और ये कैसी संरचना होती है, त्रिगुणित संरचना होती है। तीन केंद्रक प्रेजेंट है, एक इस नर युग्मक का केंद्रक और दो क्या होंगे, मध्य के केंद्रक, आपस में संलयित हुए तो यहाँ पर त्रिगुणित संरचना बन जाती है, ठीक है। तो त्रिसंलयन भी हम इसे कहते हैं। तो देखो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या क्या हुआ है, एक युग्मनज का निर्माण हो गया ये, और एक प्राथमिक भ्रूण कोश का निर्माण हो गया है, भ्रूण पोष है। क्लियर? देखो युग्मनज भ्रूण में विकसित हो जाएगा। अब जब ये युग्मनज आगे चल करके इसमें समसूत्री विभाजन होगा तो ये भ्रूण बनाता है, ठीक है। और भ्रूण से आगे चल करके क्या बनेगा, बीज बनेगा, ठीक है। लेकिन प्राथमिक भ्रूण पोष कोशिका एक विशिष्ट पोषण ऊतक बनाती है। क्लियर? तो ये क्या होती है, पोष से याद रखना, इसमें बहुत सारा पोषण प्रेजेंट होता है, ये आगे चल करके पोषण ऊतक बना देती है। क्लियर? जिसे हम भ्रूण पोष कहते हैं। यह भ्रूण की वृद्धि और विकास के लिए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब यहाँ पर पोषण तो बन गया, भ्रूण पोष बन गया, वो इसका काम क्या है, इस भ्रूण को, जो ये भ्रूण बन गया है, इसको पोषण प्रदान करना, क्योंकि भ्रूण को भोजन की आवश्यकता है ना, तभी तो वो अपना विकास करेगा, तो उसको पोषण प्रदान करने का काम करता है भ्रूण पोष। क्लियर? ठीक, ये सब निषेचन के बाद की क्रिया है, ठीक है। अंततः निषेचन बीजांड, अब देखो बीजांड, इसके बाहर क्या पाया जाता है, बीजांड है ना, बीजांड के अंदर ही तो है भ्रूण कोश, तो बीजांड किस में परिवर्तित हो जाएगा, निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? में परिपक्व हो जाता है। निषेचित बीजांड की संख्या के आधार पर कई बीज अंडाशय में विकसित हो सकते हैं।
ठीक, अंडाशय। अब इसके बाहर ये सारी क्रिया कहाँ हो रही है? मादा के अंडाशय में हो रही है ना। तो यहाँ पर अंडाशय किस में चेंज हो जाता है? फल में चेंज हो जाता है। ये सब निषेचन के बाद क्रिया हो रही है। क्या हो गया है निषेचन के बाद? युग्मनज बना, युग्मनज भ्रूण में परिवर्तित हुआ। जो भ्रूण होगा उसके बाहर बीज का कवर बन जाएगा, फिर बीज के बाहर जो अंडाशय प्रेजेंट है वो फल बना देगा और इस प्रकार से एक फल बन जाएगा। और उन सबको भ्रूण जो पोष होगा वो क्या कर रहा है? भोजन प्रदान करने का काम कर रहा है। क्लियर? तो फिर उसी प्रकार फल भित्ति उत्पन्न करती है, इसे फल भित्ति कहते हैं। बीज के साथ पका हुआ अंडाशय फल कहलाता है। क्लियर? जैसे जैसे फल वृद्धि करना आरंभ करता है, बाह्य दल, दल, पुंकेश्वर, वर्तिका और वर्तिकार झड़ जाते हैं। अब जैसे फूल पूरा फल बन गया है, उसके बाद जो उसके बगल बगल जितने भी बाह्य दल, दल ये सब लगे होंगे वो धीरे धीरे करके झड़ जाते हैं और उसके पश्चात आपको एक प्यारा सा अच्छा सा फल प्राप्त हो जाता है, मीठा सा। कुछ स्थितियों में बाह्य दल लगे रहते हैं और कभी कभी आपने देखा होगा कि बाह्य दल प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी अमरूद में, कभी कभी आम में बाह्य दल प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही आ जाते हैं वो, लेकिन मोस्टली में क्या हो जाता है? वो झड़ जाते हैं। क्लियर? तो ये सब क्या है? निषेचन के बाद की प्रोसेस है, तो ये सब याद रखनी है आपको। क्लियर? चलो आगे। सोलहवां क्वेश्चन है, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है? अपने आसपास के 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्र करें और अपने शिक्षक की सहायता से इनके सामान्य और स्थानीय वैज्ञानिक नाम लिखिए। चलो भाई मैम, हमें तो पता है कि द्विलिंगी पुष्प क्या है ना? यानी कि क्या हो रहा होगा? द्विलिंगी यानी कि एक ही पुष्प में प्रेजेंट होंगे नर संरचना भी और मादा संरचना भी, है ना? और साथ में क्या बोल दिए कि अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए, तो फिर शिक्षक बताएगा अब आपको, है ना? तो देखो चलो, ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा जनन संरचना अर्थात पुंकेश्वर व स्त्री केसर उपस्थित हो तो उसे हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। पता है सबको। एक पुष्प है, उसमें मादा संरचना प्रेजेंट है और नर संरचना भी प्रेजेंट है, तो हम इसको कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि द्विलिंगी पुष्प। क्लियर? अब 5 द्विलिंगी पुष्पों के नाम लिख लो बढ़िया से। गुड़हल देखा है आपने आसपास, है ना? हिबिस्का, रोजा, साइनेसिस इसका वैज्ञानिक नाम है, और जब भी वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो हम अंडरलाइन कर देते हैं। क्लियर? उसके बाद सरसों की अगर हम बात करते हैं तो सरसों में क्या होता है? ब्रैसिका कैम्पेस्टिक्स सरसों का वैज्ञानिक नाम है। क्लियर? धतूरा की अगर हम बात करते हैं तो धतूरा डॉटूरा स्टेमोनियम, पिटूनेरिया हाइब्रिडा और गुलाब का रोजा मल्टीफोरा, ये क्या है? इसके वैज्ञानिक नाम है। ठीक, तो ये क्या रखोगे आप? याद करोगे। क्लियर? चलो 5 प्लांट्स हो गए, आगे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, किसी भी कुकुरबिट पादप के कुछ पादपों की जांच करें और पुंकेश्वरी एवं स्त्री केसरी पुष्पों की पहचानने की कोशिश करें। क्या आप एक लिंगी पौधों के नाम जानते हैं? एक लिंगी यानी कि जिसमें नर और मादा संरचनाएं अलग अलग प्रेजेंट होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहते हैं, है ना? तो यहाँ पर अगर एक लिंगी की बात करेंगे तो अगर ये पुष्प है या तो इसमें क्या होगा? सिर्फ पुंकेश्वर प्रेजेंट होगा, ठीक है? और अगर दूसरे पुष्प की बात करें तो या तो उसमें क्या होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मादा ही प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ये कौन सी हो गई? एक लिंगी पुष्प की बात कर रहे हैं हम। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ पर कुछ नहीं है। कुकुरबिट्टा की पुष्पों की जांच करने पर हमें 2 प्रकार के पुष्प मिलते हैं। एक पुष्प एक लिंगी, इनमें या तो पुंकेश्वर पाए जाते हैं या जायांग पाई जाती है, ठीक है? जिन एक लिंगी पुष्पों में अगर एक लिंगी पुष्पों में स्त्री केसर पाया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मादा पुष्प कहते हैं। तो इन दोनों में मादा पुष्प कौन? ये कौन सी है? मादा पुष्प है, ठीक है? ये लो, अच्छे से इसको तैयार कर दो। मादा शक्ल से याद रखोगे ना आप, फिर ये मादा संरचना, ठीक है? और जिनमें पुंकेश्वर होते हैं उन्हें हम नर पुष्प कहते हैं। ये कौन सा पुष्प हो गया? नर पुष्प हो गया। ये बड़ी बड़ी मूंछें वाला, ये कौन सा पुष्प है? नर पुष्प है, ठीक है? कुछ लिंगी पुष्पों के नाम अगर बताए तो आपका पपीता, मक्का, घिया और खीरा, ये सभी क्या है? एक लिंगी पुष्प होते हैं। क्लियर? चलिए आगे।
18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अंडप्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणियों की तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है। तो मैंने आपको जब चैप्टर भी पढ़ाया था वहां पर भी बताया था। पहले तो अंडप्रजक प्राणी क्या होते हैं, ठीक है, पहले हम अंडप्रजक की बात करते हैं। अंडप्रजक जो जीव अंडे देते हैं, है ना, और सजीव प्रजक की बात करते हैं जो जीव एक संतति का निर्माण करते हैं, सजीव प्रजक, है ना। ये होंगे अंडे देने वाले, अंडे देने वाले, क्लियर। और ये क्या होंगे, शिशु को जन्म देने वाले, शिशु को जन्म देने वाले। क्लियर, समझ गए आगे। अगर अंडप्रजक की बात करेंगे तो इनका जो अंडा होगा, ठीक जैसे क्या होगा, युग्मनज बन जाएगा, उसके बाद उस युग्मनज के बाहर कैल्शियम की परत बन जाती है, ठीक है, और वो कैसी होती है, पोषण से भरी हुई होती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके बाद उस मादा क्या करेगी, उसकी संरक्षण करती है, ठीक है, ये शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। लेकिन अगर हम सजीव प्रजक की बात करेंगे तो इसमें शिशु का जो विकास होगा वो मादा के गर्भ में ही होता है। क्लियर है ना इतनी बात, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था। तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों में ज्यादा सरवाइव किसके करना पड़ेगा, अंडप्रजक को करना पड़ेगा, है ना। ये आसानी से किसी और शिकारियों का शिकार बन सकता है, अंडप्रजक, कोई भी अन्य जानवर इसको आसानी से खा सकता है। लेकिन अगर सजीव प्रजक की हम बात करेंगे तो इसमें क्या है, मादा अपने शिशु को संरक्षित रखेगी, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा अच्छा है, तो हम देखेंगे सजीव प्रजक की जीविका अच्छी होगी, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि अंडप्रजक प्राणियों की संतानें मादा शरीर के बाहर कैल्शियम कवच की बनी होती है, के अंदर विकसित होती है। सजीव प्रजक प्राणियों की संतानें मादा शरीर के अंदर विकसित होती है। ये पर्याप्त विकास के लिए सुनिश्चित पोषण के साथ साथ ज्यादा सुरक्षित रहेगी। इन्हें क्या होगा, जो सजीव प्रजक होंगे इनको अच्छे से पोषण भी मिलेगा और अच्छे से संरक्षित भी रहेगी। लेकिन अंडप्रजक में उन्हें पोषण भी ठीक ठाक मिलेगा और वो साथ ही साथ क्या रहेगी, असंरक्षित रहेगी। बस ये क्या होंगे, इन दोनों के बीच में कौन सा अच्छा है, तो यहाँ पर सजीव प्रजक की जो शिशु होंगे वो ज्यादा संरक्षित है और अच्छे। क्लियर, तो इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। तो आपके लिए आज एनसीईआरटी क्वेश्चंस क्या पार्ट 2 में ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।